वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीए चौथे सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं और होम साइंस आपका सब्जेक्ट है। आप ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि हमको क्या पढ़ना है, तो आपको आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में आपको जानना है। हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, तो यही आपको पढ़ना है। तो आवास और प्रसार शिक्षा से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बीए फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर बीए, अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं होम साइंस से तो आपके लिए भी यही है। होम साइंस में यानी कि गृह विज्ञान में आपको यही पढ़ना है। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 2025 में भी ये प्रश्न आएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, बिना समय गवाए हुए और बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि और पथरीली भूमि। ये जो है मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। कौन कौन सी? कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि और पथरीली भूमि जो हैं, ये मकान अगर आपको बनाना है और इस प्रकार की भूमि आपको मिल रही है, कहीं पर आपको ज़मीन खरीद आप रहे हैं, तो आप कंकरीली, रेतीली और पथरीली भूमि पर अगर खरीदेंगे तो वहाँ पर मकान बनाने में अच्छा होगा। जबकि आप दलदली और चिकनी भूमि में अगर खरीदेंगे तो वो आपके मकान के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यानी मकान बनाने के लिए उपयुक्त है कि आप रेतीली, कंकरीली और पथरीली भूमि को लें, ठीक है, दलदली भूमि और चिकनी भूमि को ना लें। प्रश्न कह रहा है कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है, तो दलदली एवं चिकनी भूमि मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आवास होना चाहिए। आवास आपका सिनेमा हॉल के पास होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कसाई खाने के निकट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौक में भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा। शांत क्षेत्र में आपका आवास होना चाहिए ताकि आप अगर शोर शराबे से आएँ, कहीं से आएँ, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। तो शांत क्षेत्र में ज़्यादा बेटर होगा। आवास आपका शांत क्षेत्र में होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आय अथवा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत पूछे थे, नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, घर की कुल आय जो होती है, ये आपकी आय और व्यय को प्रभावित करती है। आप कितना कमाते हैं आपके घर वाले, वो डिपेंड करता है, आपकी आय और व्यय को प्रभावित करता है। परिवार का आपका ढांचा कैसे है, ठीक है, कैसा परिवार है, ये भी एक प्रकार से निर्भर करता है, ये भी प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यवसाय क्या है, कौन सा काम व्यक्ति करते हैं, तो ये भी आय और व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जबकि व्यय का ढंग जो है कैसा है, ये मैटर नहीं करता है, आय और व्यय को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, बजट की प्रमुख मद नहीं है, यानी प्रमुख चीज बजट में सबसे प्रमुख चीज कौन सी नहीं है? देखिए, भोजन, शिक्षा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों जो है प्रमुख मदों में आते हैं बजट के। सबसे पहले आपके पास पैसा होगा तो आप क्या सोचेंगे कि भोजन मिल जाए सबसे पहली। भोजन के बाद में क्या सोचेंगे कि आपको एक प्रकार से वस्त्र मिल जाए पहनने के लिए, ठीक है। फिर वस्त्र मिल गया तो आपको मकान मिल जाए। मकान के बाद में अगर कोई चीज़ बचती है तो शिक्षा बचती है, ठीक है। फैशन उसके बाद में आता है आपका, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फैशन जो है ये बजट की प्रमुख मद में नहीं आता है, शिक्षा, मकान और भोजन आता है, ठीक है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन यही मैं कर रहा हूं कि आप में से जितनी भी जो है छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रही हैं या देख रहे हैं, तो आपसे यही निवेदन मैं करूंगा कि आप खुद जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है कि आप हर एक 10 साथी के पास, एक एक व्यक्ति जो है 10 व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप 10 व्यक्तियों से चैनल को सब्सक्राइब करवा करके वीडियो को लाइक करवाएंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका खुद का चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, ठीक है। और आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चलता हूँ। आप सोचे कि आप लोगों ने मुझे एक प्रकार से नौकरी पर रखा हुआ है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मान करके चले, चैनल आपका है और आपके ही इशारों पर मैं काम करता हूं। तो बस आपका काम है चैनल को बढ़वाना, और आप जितना ही अपने परिवार को बढ़ा सकें प्लीज़ हमारा साथ दें और बढ़वाएं चैनल को। मोटिवेट करें अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि वो अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पेपर होता है उस दौरान पढ़ने के लिए आते हैं, फिर उस समय जो है कमेंट करते हैं कि सर जी जो है थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करें, या अन्य कई प्रकार के कमेंट करते हैं। तो और
ऐसे ऐसे प्रश्न ही बता दियो सर जी, जोन जोन आई जाए एकदम से, तो यही मेरा ना ही होत कि अगर 100 क्वेश्चन हम बताएं 100 के 100 फंस जाए। ऐसे होगा कि 100 मैंने बताया, 30-40 प्रश्न उससे फंस गए तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपको बता दूं कि 100 प्रश्नों के मॉडल पेपर लोग देते हैं, उनमें से 1-2 प्रश्न फंसते हैं। उसी में वो एकदम से खुशी रहते कि हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से 1 आध 2 प्रश्न आ गए। हमने तो लगभग 40 से 45 प्रश्न, यहाँ तक कि कभी-कभी विश्वविद्यालयों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में 90% तक हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से फंसे हैं। लिखित वाली परीक्षाओं में तो लगभग 100% ही हमारे मॉडल पेपर से ही आ जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी से आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो आप ही टॉप करेंगे, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। जिंदगी में एक ही बार आपको बीए करना है, तो अगर आप बीए कर रहे हैं, दिन में 1-2 घंटे का समय तो आप बीए के लिए दे ही सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए, सभी लोग आप लोग समझेंगी बात को, और इसीलिए मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ कि आपका खुद का चैनल है और आप इसको बढ़वाने में हमारा साथ दें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों के लिए जो हो सकेगा मेरे लिए, मैं अपना 100% आपको देने के लिए हमेशा से तैयार रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। ठीक है, चले। बजट का प्रकार नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बजट का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, वास्तविक और सैद्धांतिक बजट होते हैं, प्रमाणिक और आदर्श बजट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा औसत बजट की बात भी होती है। बजट का प्रकार असंतुलित बजट कोई बजट नहीं होता है। ठीक है, अगर बजट असंतुलित हो गया तो फिर बजट का मतलब ही क्या रह गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट जो है वो असंतुलित बजट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजट निर्माण सोपान नहीं है। बजट निर्माण का सोपान इनमें से कौन सा नहीं है? बजट निर्माण का सोपान नहीं। परिवार, देखिए, पहला परिवार की कुल आय का ज्ञान ये जरूरी होना चाहिए। आप बजट निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको ये पता हो कि परिवार में कुल कितना आय हो रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विभिन्न सदस्यों की अलग अलग आवश्यकताओं की सूची आपके पास होनी चाहिए, आपको बनाना चाहिए, ताकि किन किन व्यक्तियों की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अगर आप बजट का निर्माण करेंगे या करेंगी तो बेटर होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा बजट की अवधि का निर्धारण करना कि कितने समय के लिए बजट हम बना रहे हैं, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, हफ्ते भर के लिए, या फिर 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए आप बजट सेट कर रहे हो, ये भी आप एक सोपान के अंतर्गत आता है बजट निर्माण में। तो ये 3 ऊपर के आते हैं, बजट का विभाजन ये नहीं आता है बजट के सोपान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यवर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है। मध्यवर्गीय जो परिवार होते हैं उनका अधिकतम व्यय किस पे होता है? आवास पर, वस्त्र पर और शिक्षा पर, इन्हीं तीनों पर सबसे अधिकतम व्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी पर मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनका सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? भोजन पर, शिक्षा पर, आवास पर या मनोरंजन पर? तो भाई जो मजदूरी वर्ग है, आप देखेंगे 300 रुपये की दिहाड़ी लोग करते हैं, और उसके बाद में फिर जब 300 रुपये घर पे लेकर जाते हैं, रास्ते में बाजार पड़ता है और बाजार में जा करके सब्जी खरीदते हैं, और तेल लेंगे, हल्दी लेंगे, धनिया, मिर्चा, ऐसे तमाम प्रकार के जो एक प्रकार से खाने में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनको खरीदेंगे, और उसके बाद में घर पे जाएंगे। यानी कि जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनका जो सर्वाधिक व्यय हो जाता है, तो 300 रुपया कमाई तो उनमें से 250 रुपया उनके कहाँ चला गया? भोजन पे चला गया। ठीक है, 50 रुपये एक बीड़ी और सिगरेट या फिर आस की गुटखा खा लें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पे गुटखा चलता है तो उसके बारे में मैंने बताया, हालांकि ये सब खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये सब शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इससे जानलेवा बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, कैंसर तक की बीमारी होती है इन सभी से, तो इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब एक प्रकार से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, और या फिर काम करते करते लोग थक जाते हैं तो ये सब खाते पीते रहते हैं। ठीक है, तो अधिकतर पैसा भोजन पर व्यय करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? पारिवारिक जो बचत है उसको निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? देखिए, बचत करने की इच्छा होगी तो एक प्रकार से बचत का तत्व ये है। बचत करने की सुविधा और बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। बचत की आवश्यकता जो है ये उसको प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है बचत को। बचत आप सोच रहे हैं कि जितना हम 10,000 कमाते 10 के 10,000 बचा लें, ठीक है, आवश्यकता तो आपको 10 की 1000 की है, लेकिन आपका 5,000 6,000 खर्च ही हो जाएगा तो वो रुकेगा नहीं। तो ये आवश्यकता पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष आय का साधन देखें, नौकरी, ब्याज और व्यवसाय। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष आय का साधन है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। आप ब्याज पर पैसे देते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, यानी कि प्रत्यक्ष आय के सब साधन हैं। शिक्षा सुविधाएं जो हैं ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष आय के साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष आय के साधन नहीं है। अप्रत्यक्ष आय के साधनों में शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और भवन सुविधाएं, ये सब आपकी अप्रत्यक्ष आय के साधन है, जबकि वेतन जो है एक प्रत्यक्ष आय का साधन है। ठीक है, यानी वेतन ही अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यय की विधि नहीं है, बताएं व्यय की विधि कौन सी नहीं है। अनुचित मांग की विधि जो है ये व्यय की विधि नहीं है। ओके, व्यय की विधि कौन सी नहीं है, अनुचित मांग की विधि जो है ये व्यय की विधि नहीं है। बाकी बजट बना करके समान वेतन विधि और हस्त मुक्त विधि, ये तीनों विधियां व्यय की विधि होती हैं। अनुचित मांग की विधि ये कोई विधि नहीं होती है व्यय की। अगला प्रश्न है, परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है इनमें से। सबसे पहली बात जानिए कि आवश्यक क्या है। नियमित आय आवश्यक है, व्यापारिक आय आवश्यक है और अनियमित आय आवश्यक है। ठीक है, अनियमित आय, नियमित आय और व्यापारिक आय आवश्यक है। आर्थिक आय जो है पारिवारिक आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूं। और अब की बार मैं कुछ अलग तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। लगभग 3-4 मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा लगातार, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में जब आप पहुँचेंगी तो आपको लगेगा कि सर जी मतलब कि सर जी ने तो सब बता दिया था, यानी कि सब आपके दिमाग में सारे प्रश्न चल रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संसाधनों की सीमाबद्धता हो सकती है मात्रात्मक यानी कि जो क्वांटिटिव होती है, या गुणात्मक यानी कि क्वालिटी वाला। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या फिर सभी। तो इसमें आपका संसाधनों की सीमाबद्धता हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संसाधनों की संतृप्तता को आगे बढ़ाया जा सकता है। संसाधनों की संतृप्तता को आगे बढ़ाया जा सकता है। संसाधनों के आवागमन को बढ़ाया जाए, वैकल्पिक उपयोग की जानकारी हो, उपयोगिता को बढ़ाना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये संसाधनों की संतृप्तता को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है, मानवीय शक्ति की व्यवस्था करते समय मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहली बात, विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षित ऊर्जा का होना बहुत जरूरी होता है। थकावट और कार्य सरलीकरण, इसके अलावा नींद का बार बार आना। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया मानवीय शक्ति की व्यवस्था करते समय मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षित ऊर्जा, थकावट, कार्य सरलीकरण या फिर नींद का बार बार आना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय शक्ति की व्यवस्था करते समय मुख्य रूप से जो है कार्य सरलीकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, विभिन्न कार्यों के लिए अपेक्षित ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कार्य सरलीकरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिवारिक संसाधनों को प्रभावित करने वाला तत्व है। पारिवारिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले तत्व में परिवार का जीवन चक्र, आर्थिक सामाजिक स्तर और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संसाधन के अत्यधिक दोहन की विधियों में शामिल है। संसाधन के अत्यधिक दोहन की विधियों में शामिल है संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान, संसाधनों की उपयोगिता का बढ़ाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धता बढ़ाना, उपयोगिता बढ़ाना और उपयोग का ज्ञान होना, वैकल्पिक, ये सभी जो है अत्यधिक दोहन की विधियों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तिगत संसाधनों के तहत अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत संसाधनों के तहत अध्ययन किया जाता है समर्थता, पानी, गुण, इन सभी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है, यह कथन किसका है। गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है, यह कथन कहा था किसने, ये कहा था इरीन आयनहीन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है, यह कथन है कोटजिन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निर्णय कितने प्रकार के होते हैं। निर्णय जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और वो 7 प्रकार के निर्णय जो हैं कौन कौन से हैं, पहला होता है सचेत निर्णय, दूसरा होता है मुख्य निर्णय, तीसरा होता है अल्पकालीन निर्णय, चौथा होता है नियोजन, पांचवा होता है आपका कार्यक्रम, छठा होता है केंद्रीय और सातवां होता है निर्णयहीन। ठीक है, तो ये आपके निर्णय के 7 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, निर्णय के ये सभी प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस निर्णय में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। तो नियोजन में वैज्ञानिक विधि या आयोजन नियोजन में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता रहा है कि
प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोहलर महोदय का है। ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। इनमें से आपको कई प्रश्न शायद पहले से आपको पता होंगे, इसलिए आप जो है बड़े ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही और मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रंगों के प्रयोग में आवश्यक है। रंगों के प्रयोग में क्या आवश्यक है भैया? अनुरूपता, अनुपात, संतुलन या लक्ष्य। तो रंगों के प्रयोग में आवश्यक होता है लक्ष्य, यानी किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? हाँ, नहीं या सभी या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो जो वस्तु का रंग होता है छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपकी जो परछाई है, आप चाहे लाल कलर का शर्ट पहने हो, चाहे पीला कलर का शर्ट पहने हो, ठीक है, चाहे आप जो है कोई जो है कलर का, चाहे जो है कुछ भी पहनी हो आप, ठीक है। अब लड़कियों में तो कई सारे कपड़े होते हैं, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप कोई भी कपड़ा पहने किसी भी कलर का, तो अगर आप के जो परछाई बनती है, क्या आपकी परछाई में भी वही रंग के कपड़े बन जाते हैं? नहीं बनते, काली काली ही परछाई बनती होगी, यानी कि वो प्रभावित नहीं करता। ठीक है, आगे देखेंगे आदर्श रंग कितने होते हैं। आइडियल जो रंग होते हैं कितने होते हैं भैया? आदर्श रंगों की बात की जाए तो आदर्श रंग जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार? देखिए आदर्श रंग कौन कौन से, यहीं पर 6 प्रकार आपके लिखे हुए हैं। पहला होता है लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा नारंगी, छठवा आपका मतलब सॉरी पांचवा नीला और ये आपका बैगनी। ठीक है, यानी लाल, हरा, पीला, नारंगी, नीला और बैगनी, ये 6 कलर जो होते हैं ये आदर्श कलर में आते हैं, आइडियल कलर में आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आदर्श रंग किसे कहते हैं? आदर्श रंग जो होते हैं प्राथमिक रंग, प्रारंभिक रंग, द्वितीयक रंग और गौण रंग, इन सभी को मिला करके जो है आदर्श रंग बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? जल रंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मुख्य रंग किसे कहते हैं? मुख्य रंग की बात की जाए तो मुख्य रंग या प्राथमिक रंग की बात करें तो 3 प्रकार के रंग होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रंग में या प्राथमिक रंग में लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग, ये प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हीं से सारे रंग बने हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, अभी 3 मैंने आपको बता दिया, लाल, पीला और नीला। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रंग कितने होते हैं, यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रंग में 3 रंग जो हैं बड़े फेमस हैं और ही 3 रंग ज़्यादा हैं। वो 3 रंग कौन कौन से? प्राथमिक रंग में, प्राथमिक रंग की अगर बात की जाए तो लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक मतलब कि प्राथमिक रंग है। प्राकृतिक रंगों की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक रंग में आते हैं कौन कौन से? प्राकृतिक रंग कितने होते हैं भैया? प्राकृतिक रंग कितने होते हैं? प्राकृतिक रंग भी 3 होते हैं और प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं? प्राकृतिक मतलब नेचुरल कलर जो होते हैं, उसमें जैसे लाल, आप देखते हैं लाल कलर आपको जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। हरा कलर भी आपको पत्तियां हरी हरी मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा। पीले कलर के बहुत सारे जो पके हुए फल होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी ये सब प्राकृतिक रंग में आते हैं। ठीक है, वह रंग कौन सा है जो प्रकाश को दर्शाता है? इनमें से कौन सा वह रंग है जो प्रकाश को दर्शाता है? तो बैंगनी रंग जो है प्रकाश को दर्शाता है, इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मौलिक रंग कितने होते हैं भैया? मौलिक रंग जो होते हैं इनमें से लाल, पीला और नीला, ये तीनों जो है मौलिक रंग है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक रंग कितने होते हैं? मौलिक रंग 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे, रंग वाले जो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे और भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा था सबसे गर्म रंग कौन सा है, तो आप बताएंगे लाल रंग। ठंडा रंग जो होता है, ठंडे रंग 4 प्रकार के होते हैं, गर्म रंग भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठंडा रंग जो होता है नीले रंग का मिश्रण होता है और गर्म रंग जो होता है वो लाल रंग का मिश्रण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि रंगों के भावात्मक प्रभाव, रंगों के भावात्मक प्रभाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, आपसे कह रहा है कि रंग घर के वातावरण पर ऐसा ही प्रभाव डालते हैं जैसा व्यक्ति के भावों पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल ठीक है।
रंग मनुष्य पर आशा, निराशा, आनंद, दुख और नीरसता का भाव उत्पन्न करते हैं। अतः रंगों के उचित प्रयोग द्वारा घर के वातावरण के विभिन्न भावात्मक विभिन्न भावात्मक प्रभाव लाए जा सकते हैं। बिल्कुल लाए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। सफ़ेद तथा जो है कृत्रिम रंग अनेक स्थानों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है, यानी कि ये सब जो है एक प्रकार से कृत्रिम रंग अनेक स्थानों पर प्रयुक्त किए जाते हैं सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, यानी आपसे कह रहा है कि जो ये रंग होते हैं किसके किसके प्रतीक होते हैं। तो देखिए पीला रंग जो होता है आपका, पीला रंग प्रसन्नता, उल्लास और आशा का प्रतीक होता है, तो फर्स्ट का आपका सेकंड जाएगा। नारंगी रंग की बात की जाए, नारंगी रंग जो होता है आशा, शक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है, तो ये आपका बी का जाएगा 3 वाला, ठीक है। लाल रंग की बात की जाए तो लाल रंग जो होता है आपका, ये जो है प्यार, जोश और साहस का प्रतीक होता है लाल रंग, तो ये आपका 4 पर जाएगा। और काला रंग आपका बुद्धि और रहस्य का प्रतीक होता है, ठीक है। यानी कि आपका ए का सेकंड होगा, ठीक है, ए का आपका सेकंड होगा, ठीक है, ए का सेकंड और बी का 3, मतलब ए का आपका सेकंड, बी का 3 और जो है सी का 4 और उसके बाद में जो है डी का 1, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब ये 4 5 प्रश्न आपके एक साथ हो रहे हैं, 4 प्रश्न हो गया, ठीक है। देखिए जामुनी रंग किसका प्रतीक है भैया? जामुनी रंग की अगर बात करें तो जामुनी रंग जानते किसका प्रतीक है? जामुनी रंग जो है स्वाभिमान और दार्शनिकता का प्रतीक होता है, यानी कि फर्स्ट का मतलब कि पहले का आपका सेकंड जाएगा, ठीक है। पहले सेकंड आपका ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। ऐसे ही आगे आप 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो पहले का सेकंड इसमें दिया है और बाकी किसी में नहीं दिया है, ठीक है। तो वैसे पता चल गया यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीला रंग किसका प्रतीक है भैया? नीला रंग जो है औपचारिकता और सहानुभूति का प्रतीक है, ठीक है। और सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। हरा रंग जो है आपका ताजगी और ठंडक का प्रतीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछे ताजगी और ठंडक किस रंग का प्रतीक है? जामुनी रंग का प्रतीक, सॉरी इसका सफ़ेद हरा रंग का प्रतीक क्या है? ताजगी और ठंडक। ऐसे ही आपसे 4 प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए जो है आप बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न, खिड़की के पर्दे का चुनाव करते समय निम्न को दृष्टिगत किया जा सकता है। तो खिड़की के पर्दे का चुनाव करते समय फैशन, भाव और व्यक्तित्व, इन सभी को ध्यान में रख करके आप खिड़की के पर्दे को चुनाव कर सकते हैं, खिड़की के पर्दे को खरीद सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कमरे को सजाने से पूर्व प्रत्येक गृहिणी को सजावट के नियमों को जानना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है? बताएं। अनुपात, यानी किस अनुपात में कमरे को कहाँ कहाँ पर क्या सेट करना है, किस लय में आपको सजाना है, अनुरूपता और संतुलन पूरे कमरे में बैठाना चाहिए, तो यानी ये सभी चीज़ें जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। नियोजित कार्यक्रम मूल्यांकन के प्रमुख आधार होते हैं, बताएं। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नियोजित कार्यक्रम मूल्यांकन के प्रमुख आधार होते हैं समय, धन और मूल्य, तीनों। बिल्कुल, नियोजित कार्यक्रम मूल्यांकन के प्रमुख आधार में समय, धन और मूल्य तीनों आधार का काम करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सभी। प्रसार कार्य मूल्यांकन में अशुद्धियां और समस्याएं आती हैं। प्रसार कार्य मूल्यांकन में अशुद्धियां और समस्याएं आती हैं। अशुद्धियां पूर्वाग्रह, यानी पहले से किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब आप पहले से कोई धारणा बना लेते तो ये पूर्वाग्रह होती है। तो पूर्वाग्रह बनाते समय अशुद्धियां आ सकती हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन, यानी कभी कभी क्या होता है आपकी मानसिकता उस समय जब आप जो है कोई शोध कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत होती है, या फिर कोई प्रबंधन कर रहे हैं उस समय आपकी मनोवृत्तियाँ ठीक नहीं है। मानव व्यवहार चूँकि हमेशा बदलता रहने वाला है, तो ऐसे में ये अशुद्धियाँ, ये समस्याएं आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा के तहत मूल्यांकन से क्या लाभ होते हैं? प्रसार शिक्षा के तहत मूल्यांकन से लाभ की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम की कमियों की जानकारी देता है, सबसे पहली बात। मूल्यांकन से ये लाभ होता है, पहला लाभ। भविष्य की योजनाओं को वास्तविकता के निकट लाता है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ होता है कार्यक्रम के प्रभावशाली होने का प्रमाण देता है, तीसरा लाभ। यानी ये सभी लाभ जो हैं ये मूल्यांकन से लाभ होते हैं। प्रसार शिक्षा में, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको अगर एक्सटेंशन एजुकेशन आपने दिया है उसके बाद में उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या कमियां रह रही हैं, ठीक है, किस मुद्दे पर हमको और कार्य करना चाहिए। ये सब आप जब मूल्यांकन करेंगे किसी भी मुद्दे का तब आपको पता चलेगा। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा दूँ और उसके बाद में आपका टेस्ट ना लूँ तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आपने वैसे पढ़ लिया, हालांकि ऑनलाइन में क्या होता है ये टेस्ट की भांति ही आप दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय आपको मिल जाता है एक प्रश्न का उत्तर देने में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के निम्नलिखित चरण हैं, बताएं। स्थानीय स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण नियोजन या फिर सभी। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों में अगर बात की जाए, सबसे पहला स्थानीय स्थिति का विश्लेषण आपको कर लेना चाहिए। किस उद्देश्य से आप गृह विज्ञान मतलब प्रसार शिक्षा को वहाँ पर लागू कर रहे हैं, प्रसार शिक्षा कर रहे हैं। शिक्षण नियोजन यानी कि शिक्षण आप कैसे देंगे, ट्रेनिंग कैसे देंगे, उसकी पूरा एक आयोजन, उसका एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। तो ये तीनों जो हैं एक चरण के रूप में काम करते हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आधारभूत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य या सभी। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गृह विज्ञान प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम में प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आधारभूत उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, सामान्य उद्देश्य कुछ होंगे और कुछ व्यवहारिक उद्देश्य होंगे। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्र है। माँ और शिशु की देखभाल, ये बिल्कुल जरूरी है, मतलब ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्कोप के उसके। स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ये तीनों एक प्रकार से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के आधारभूत उद्देश्यों में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका मतलब कि ये मतलब कि कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्र हैं, उसके विषय क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के आधारभूत उद्देश्यों में शामिल हैं। शामिल में आप देखेंगे भौतिक उद्देश्य कुछ होते हैं, कुछ शैक्षिक और कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी होते हैं। ये चारों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए, तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे जिसमें आपको उपरोक्त सभी वाला मिलेगा। जब भी आपसे उद्देश्य पूछे, विशेषता पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे, ठीक है, विशेषताएं पूछे, ऐसे तमाम प्रकार के और प्रश्न आपसे पूछेगा, इनमें से कौन से हैं और लास्ट में आपको हैं मिले, तो आप हमेशा जान जाइएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आपको, देखिए जहाँ पर हैं मिलेगा लास्ट में, वहाँ पर एक सभी ऑप्शन होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। आप इसमें भी देख लेंगे, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे हैं अगर दिया होगा तो आपका सभी होगा, यहाँ पर है नहीं दिया है तब भी सही हुआ। तो यानी कि हैं अगर आपको दिया होगा, यहाँ पर देखेंगे हैं, चरण हैं, चरण, विशेषताएं हैं, ताएं, विशेषताएं। तो एक विशेषता थोड़ी ना होती किसी चीज़ की, एक लाभ थोड़ी होता है, एक हानि थोड़ी होती, एक ही चीज़ के कई हानियाँ, कई लाभ, कई चीज़ें होती। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सभी ऑप्शन लगा के आना है, चूंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो अगर आप नहीं भी जानते तो आप सही ऑप्शन यानी कि उपरोक्त तो सभी लगा दीजिएगा। देखिए, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, अब उद्देश्य इनमें से कौन सा है, देखें, गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता देना, बिल्कुल ठीक है। उपलब्ध संसाधनों के द्वारा गृहिणियों को सहायता देना, यानी जितना आपको जो है चीज़ें मिली हुई हैं, जितनी वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करें, अधिक से अधिक जो है उपयोगी बनाए उन वस्तुओं के माध्यम से, तो ये भी ठीक है। सरकारी कार्यक्रमों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों को सुदृढ़ करना, ये भी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य रहा है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा तथा कृषि प्रसार शिक्षा में समानताएं हैं। अब समानताएं हैं पूछा गया है, तो शिक्षा के महत्व में समानताएं हैं, बिल्कुल हैं। विषय वस्तु में समानता है, बिल्कुल है। प्रसार की आवश्यकता में भी समानता है, ये सभी समानताएं हैं, इसका भी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें चीज़ों को, ठीक है, जानते रहें। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, ग्राम सेविका में वैसे परिवार का चयन किया जाता है जिसकी वार्षिक आय कितनी हो। तो ग्राम सेविका में वैसे परिवार का चयन किया जाता है जिसकी वार्षिक आय 4800 रुपये हो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, बताएं। तो लगभग 400 रुपये प्रदान की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राशि थोड़ा बहुत घट बढ़ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन
कर रही विधवाओं के लिए फरवरी 2009 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत करी गई थी। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जो विधवाएं हैं, उन विधवाओं के लिए फरवरी 2009 में ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबल योजना शुरुआत कब की गई? सबल योजना की शुरुआत कब की गई है? 19 नवंबर 2010 को शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा ग्रामीण उत्थान हेतु सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो वर्धा में किया था 1920 में महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंडियन विलेज सर्विस जो कि ग्रामीण उत्थान से संबंधित होता है, उसकी शुरुआत कब हुई? बताएं। इंडियन विलेज सर्विस जो कि ग्रामीण उत्थान से रिलेटेड है, इसकी शुरुआत हुई थी 1918 में, 1918 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के संरक्षण में तथा उनकी प्रेरणा से अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं और संगठन बने, उनके या उनमें प्रमुख हैं? बताएं। उनमें प्रमुख हैं खास करके सत्याग्रह, साबरमती, आर्य समाज, हिंदुस्तान प्रचार संघ। ये सभी जो है महात्मा गांधी के संरक्षण में बनी और उनकी प्रेरणा से बनी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है, और संगठन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक परिवार में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? एक परिवार में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं भैया? एक परिवार में एक सार्वभौमिक घटना, यूनिवर्सल घटना होती है, बिल्कुल होती है। भावात्मक लगाव भी होता है एक दूसरे के पास। और उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या फिर आप इसका डी भी लगा सकते हैं। सभी अगर दिया तो आप डी भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक संस्थि मतलब कि एक संस्थिक योजना की तैयारी में किन किन तत्वों को एक प्रकार से रखा जाता है? स्कूल की आवश्यकताओं का सर्वे, बिल्कुल सर्वेक्षण जरूरी है। योजना तैयार करना, योजना का कार्यान्वयन करना, योजना को यानी कि कोई भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब एक प्रकार से एक सांस्कृतिक योजना की तैयारी में ये सारे तत्व शामिल होते हैं तीनों। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में किन किन बातों में सुलभता होनी चाहिए? तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में किन किन बातों में सुलभता होनी चाहिए भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बालिकाओं का नामांकन, भाषा संबंधी मुद्दों, अनुसूचित जाति, इन सभी का नामांकन होना चाहिए। डी ऑप्शन सभी का। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी लोग वीडियो को, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जितने भी जो है भाई बंधु हमारे नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, विद्यार्थी अपरिपक्व एवं विवश होता है, यह कथन किसका है? यह कथन बागले का है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही लगातार और भी प्रश्न आप जानते रहें। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में रुकावट किन किन कारणों से आता है? संचार प्रक्रिया में रुकावट जो है वैचारिक बाधाओं से आते हैं, भौतिक बाधाओं से, और जो है मतान्धता, इन सभी से संचार प्रक्रिया में जो है बाधाएं आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण के सिद्धांत कौन कौन से? कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि कम समय में कम मेहनत करके अधिक से अधिक काम किया जा सके, उसी को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। तो कार्य सरलीकरण के सिद्धांत में समय की बचत जरूरी है, धन की बचत जरूरी है, और ऊर्जा की भी बचत की जाती है। ये सब सिद्धांत है कार्य सरलीकरण के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्य सरलीकरण तकनीक कौन कौन से हैं? इनमें से कार्य सरलीकरण की तकनीकों में औपचारिक तकनीक, पेन पेंसिल तकनीक, और ये उपयुक्त दोनों, यानी कि ये दोनों एक प्रकार से, या सभी दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी या सी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण कथन लेखन या प्रतीकों के द्वारा विचारों, तथ्यों या सूचनाओं का आदान प्रदान या उनमें भागीदारी है, यह कथन किसका है? संप्रेषण कथन लेखन या प्रतीकों के द्वारा विचारों, तथ्यों या सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है या उसमें भागीदारी है, यह कथन अमेरिकन कॉलेज से निकला, कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। संचार एक प्रक्रिया है, बताएं किसने कहा? यह कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जे आर लीगन, डेल या न्यूटन? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका जे आर लीगन या फिर डेल, इन दोनों में से कोई एक ने इसको कहा था। हालांकि संचार एक प्रक्रिया है, इस बात को न्यूटन भी स्वीकार करते कहीं ना कहीं पे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी अगर सभी दिया तो करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, संप्रेषण वह सभी प्रविधियां हैं
जिसके स्थान या जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन वारेन बीबर का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं संचार कहलाते हैं। तो वह सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं संचार कहलाते हैं। इसको कोलमैन और मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया के मॉडल कौन कौन से हैं? संचार प्रक्रिया के मॉडल में स्रोत, संदेश और एनकोडिंग और डिकोडिंग ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में रुकावट किन कारण से आती है? वैचारिक बाधाएं आ जाए, भौतिक बाधाएं आ जाए, सांस्कृतिक बाधाएं हो जाए, तो ये तीनों बाधाएं शामिल हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बाधाएं। अगला प्रश्न, परिवार में संचार कौन कौन से हैं? देखिए, परिवार में संचार की अगर बात की जाए तो बालक अभिभावक के बीच में संचार हो सकता है, पति पत्नी के बीच में संचार होता है, सामंजस्य की संचार होती है, एक दूसरे के तार्किक बातचीत होती है, तो सभी लगा सकते हैं इसमें डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक तकनीक के कौन कौन से चार्ट हैं? प्रक्रिया चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और मल्टीमैन चार्ट, ये तीनों चार्ट होते हैं। डी ऑप्शन कर लीजिएगा उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समाचार पत्र पढ़ना किस प्रकार का संचार है? बताएं। पारस्परिक, जनसंचार, अवैयक्तिक या उपयुक्त सभी? तो समाचार पत्र पढ़ना जो होता है, ये समाचार पत्र पढ़ना जो है किस स्तर का संचार है? पारस्परिक, जनसंचार या अवैयक्तिक या उपयुक्त सभी? तो अवैयक्तिक भी होता है और जनसंचार से भी रिलेटेड होता है, तो उपयुक्त सभी भी इसका लग सकता है, ठीक है। उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपित दृश्य में शामिल है? चार्ट। प्रक्षेपित दृश्य में कौन शामिल है? चार्ट, पोस्टर्स और स्लाइड, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण के निम्नलिखित प्रकार हैं? प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परावर्तित प्रक्षेपण या अपरावर्तित प्रक्षेपण? तो परावर्तित जो प्रक्षेपण है ये प्रक्षेपण के प्रकार में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें समेकित प्रकाश किया गया हो वो फिल्म स्लाइड बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार की प्रदर्शनी सामग्री मॉडल निम्नलिखित वस्तुओं से निर्मित होता है? मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, लकड़ी एवं टिन या लोहे की छड़? बताएं। संचार की प्रदर्शनी सामग्री मॉडल निम्नलिखित वस्तुओं में से किससे निर्मित होता है? लोहे की छड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि कौन सी है? प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि आकृति एवं ग्राफ बना करके, चित्र एवं फोटोग्राफ, या प्रदर्शनी या श्रव्य सामग्री? प्रदर्शनी के माध्यम से आप जो है प्रसार शिक्षा को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। अगला क्वेश्चन से, प्रदर्शन सामग्री के अंतर्गत शामिल है? प्रदर्शन सामग्री के अंतर्गत आपका जो है पोस्टर्स, प्रदर्शनी, मॉडल, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहूँगा। ओके, चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नए आए हैं। प्रश्न अगला है, जब चित्रों के द्वारा विषय वस्तु की प्रगति या तुलना प्रदर्शित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब चित्रों के द्वारा विषय वस्तु की प्रगति या तुलना प्रदर्शित की जाती है तो उसे चित्रग्राफ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? चित्रग्राफ बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बार ग्राफ को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है? बार ग्राफ को सादे ग्राफ, उप विभाजित बार और समूहीकृत बार, इन सभी में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी तथ्यों को रोचक रूप से प्रस्तुत करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चित्र एवं फोटोग्राफ का, फ्लिप चार्ट का, आकृतियां एवं ग्राफ का, या फ्लैश कार्ड का? तो सांख्यिकी तथ्यों को रोचक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आकृतियों और ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, गोलाकार ग्राफ में दर्शाया जाता है? गोलाकार ग्राफ में क्या दर्शाया जाता है? एक ही वृत्त में अलग अलग भाग को दर्शाने में गोलाकार ग्राफ को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक ही वृत्त में अलग अलग भाग को दर्शाना हो आपको तो गोलाकार ग्राफ आपको बनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग तुलना दर्शाने हेतु या सहसंबंध दर्शाने के लिए किया जाता है?
तो इनमें से सारणी चार्ट का प्रयोग, अगर आप सारणी चार्ट का प्रयोग करेंगे तो आप तुलना कर पाएंगे एक दूसरे से, या सहसंबंध स्थापित करवा पाएंगे एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और भी प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में, और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास रहेगा, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमने आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया। लगभग और लगभग आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 मिनट में मैंने आपको 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बता दिया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।